हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करा रहे थे और मैंने पिछली क्लास में भी 15 क्वेश्चंस कराए थे और हमने ये भी बोला था कि हम नेक्स्ट आगे की क्लास में भी आपके प्रैक्टिस पेपर्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं और ये वही पेपर्स, ये प्रीवियस ईयर के उन्हीं क्वेश्चंस पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि जूनियर लेवल सीटेट में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है, मीन्स ऐसा टीचर क्यों कर रही है। ठीक है, आप इस चीज़ को फील कीजिए कि आपको आपकी टीचर ले जाती हैं भ्रमण पे और वापस आने पे वो क्या करती हैं, उसी भ्रमण के विषय पे चर्चा करती हैं विद्यार्थियों के साथ में। तो यह किस ओर संकेत करता है, यानी आकलन का सीखना, कि बच्चे ने क्या है, आकलन का सीखना। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन पे ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं इस समय। यानी आकलन का सीखना, पहला ऑप्शन कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सीखने का आकलन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सीखने के लिए आकलन और चौथा ऑप्शन कह रहा है आकलन के लिए सीखना। ध्यान दीजिए, बच्चे वहां पे गए हैं भ्रमण पे, ठीक है, उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया होगा और उसके बाद उन्होंने क्या किया होगा, सीखा होगा। तो टीचर क्या कर रही है, टीचर ये देखना चाहती है कि बच्चे ने क्या सीखा है, यानी कि क्या सीखा है। तो बच्चे का सीखने का, यानी बच्चे के सीखने का क्या कर रही है टीचर, आकलन कर रही है कि बच्चे ने कितना सीखा है, क्या सीखा है। इसे बोलते हैं सीखने का आकलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन बनता है और इसी टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना हर साल रहती है। तो बच्चों, आप लोग बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि इस समय ये वो टाइम है जिस समय आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस पेपर्स पे ध्यान देना है। नया पढ़ने का इस समय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सीखने का आकलन, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट हैं, इसका अर्थ क्या है। यानी कि प्रत्येक बच्चा जो है वो उसमें कुछ ना कुछ विशेषता होती है, इसका अर्थ बताना है। कि ये ऑप्शन कह रहा है कि एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। क्या ऐसा होता है कि एक कक्षा में कोई बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें अलग अलग टैलेंट होता है और उस टाइप की जो बच्चों की जो क्षमता है उसको क्या विकसित नहीं किया जा सकता, ऐसा तो नहीं होता है। तो निगेटिव पॉइंट को दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर ए निगेटिव पॉइंट को दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि कोई भी, जैसे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी रुचि और किसी और बच्चे की रुचि एक ही काम में हो। आपकी आर्ट में होगी, हो सकता है उसको किसी गेम में हो, ठीक है, हो सकता है आप का ही जो फ्रेंड हो उसकी रुचि या योग्यता कुछ और हो, आपका पढ़ने में मन लगता हो, किसी बच्चे का खेलने में मन लगता हो। यानी कि यानी प्रत्येक बच्चे के अंदर कुछ योग्यताएं होती हैं, कुछ प्रतिभाएं होती हैं और कुछ रुचियां होती हैं, यानी कि वे इन प्रतिभा, रुचियों और प्रतिभाओं, योग्यताओं में एक समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, अभी हम इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनमें लक्ष्य समान होते हैं। ऐसा तो निगेटिव पॉइंट हो गया, यानी कि बच्चों में क्या कोई विशेषताएं नहीं होती हैं, समान विशेषताएं नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है। और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं, ये भी गलत पॉइंट हो गया, निगेटिव पॉइंट हो गया। डी ऑप्शन पे आते हैं, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं होती। क्या ऐसा होता है, आप एक समान पाठ्यचर्या नहीं पढ़ सकते हैं, यानी एक समान पाठ्यचर्या नहीं होती है, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें जो सबसे सही आंसर है ये है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता
आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। यानी आप अंदर से अभिप्रेरित हैं, मोटिवेट हैं, ठीक है। आप अपने आप को रख के सोचिए कि आपको किसी ने अभिप्रेरित कर दिया, ठीक है, और आप उस चीज़ के लिए, यानी कि कोई आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चा है, उसके लिए कौन सा सही नहीं है, नहीं पे हमेशा ध्यान देना है कि सही नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। अगर कोई आपको एकदम से मोटिवेट कर दे कि आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको ये मीन्स अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपका करियर सेट हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उस चुनौती को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप और अच्छे से पढ़ना चाहेंगे। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, वे हमेशा सफल होते हैं। इस पे हम बाद में ध्यान देंगे। वे हमेशा, हमेशा एक ऐसा शब्द लग गया है कि हमेशा सफल होते हैं। अगर आप अंदर से मोटिवेट हैं तो क्या आप हमेशा सफल ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। हाँ, आप अगर मोटिवेट हैं किसी चीज़ के लिए, आपको पता है कि मुझे इस चीज़ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, तो आप क्या करेंगे, उसमें खुशी मिलेगी, उस काम को करने में आनंद आएगा। नेक्स्ट है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप क्या है, मोटिवेट हैं, तो आप बहुत ही हाई एनर्जी के साथ में काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो यानी ये भी ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव है। इसमें कौन सा ऑप्शन निगेटिव दिखा रहा है, ये हमेशा सफल होते हैं, यानी कोई जरूरी नहीं कि वे हमेशा ही सफल होंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, ठीक है। यानी जब हम सहयोगी अधिगम करा रहे होते हैं, उस समय अधिक उम्र के जो प्रवीण विद्यार्थी होते हैं छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि गहन प्रतियोगिता होती है। यानी क्या उनमें गहन प्रतियोगिता होती है, इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है, उच्च नैतिक विकास होता है। सी ऑप्शन कह रहा समूहों में द्वंद्व होता है। निगेटिव पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव पॉइंट है। द्वंद्व होगा समूहों में तो क्यों ऐसा बच्चा करेगा, ठीक है। उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है, ठीक है। उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, गहन प्रतियोगिता की अगर भावना विकसित होने लगेगी और आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर वाली प्रवृत्ति आ जाएगी, तो ये तो निगेटिव पॉइंट हो गया। बच्चे, जो बड़े बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चों के साथ में अगर मदद करते हैं, ठीक है, और वे इस वजह से मदद करते हैं, एक तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मदद करना, ठीक है। तो इससे ये तो तात्पर्य होगा नहीं कि गहन प्रतियोगी होते हैं इस वजह से कि हमारे अंदर हम ज़्यादा तुम लोगों से बेटर हैं, इस वजह से साथ में पढ़ाई कर रहे हैं या साथ में मदद कर रहे हैं, ठीक है। उच्च नैतिक विकास होता है। हमेशा नैतिक ही विकास हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। समूहों में द्वंद्व होता है, अगर द्वंद्व होगा तो समूहों में वो ऐसा क्यों करेंगे, ठीक है, ये भी निगेटिव पॉइंट हो गया। उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। हाँ, ये पॉजिटिव पॉइंट है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह क्या कहलाता है। यानी आपने कुछ पहले सीख रखा है और आप नई स्थितियों में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। आप कुछ नया सीख रहे हैं, जैसे आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ लिया और जो कि आपके नए सब्जेक्ट जो आप सीख रहे हैं उसमें पहले वाले सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो आप, यानी कि आप ये कह रहा है, ये क्या कहलाता है, आपने कोई भी एक फील्ड में काम किया और किसी दूसरे फील्ड को सीख रहे हैं, ठीक है। अगर पहले वाली फील्ड की कोई भी काम दूसरे वाले फील्ड में काम ना आए तो ये क्या कहलाता है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट है, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। यानी कि जब पहले आपने जो भी सीख रखा है वो अगर नई चीज़ों में काम ना आए, तो यानी कि जब पहले वाले का इफेक्ट दूसरे वाले पे बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी कि पहले वाले का शून्य स्थानांतरण हुआ है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया,
आप पढ़ाई कर रहे हैं, पहले तो आपने पढ़ाई की है, दूसरा खाना बनाना सीखा, तो पहला पढ़ाई का खाना बनाने में कोई काम नहीं आया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ का जो अधिगम है वो इस अधिगम में स्थानांतरित नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये अधिगम का शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है। ध्यान दीजिएगा, चिंतन एक अनिवार्य रूप से क्या है। अगर आप चिंतन करते हैं तो वो क्या है, संज्ञानात्मक गतिविधि है, संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट है मनोगतिक प्रक्रिया है। तीसरा कह रहा है मनोवैज्ञानिक परिघटना है। चौथा कह रहा है भावात्मक व्यवहार है। तो आप चिंतन करते हैं, ठीक है, कुछ भी, तो वो क्या है, वो संज्ञान है, यानी कि एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, ठीक है, संज्ञानात्मक गतिविधि है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, क्या सीखते हैं, एक बाल केंद्रित कक्षा है, ठीक है, उसमें बच्चे क्या सामान्यतः सीखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में सीखते हैं, मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं या समूहों में सीखते हैं। देखिए, जब कोई बाल केंद्रित शिक्षा होती है तो बच्चे क्या करते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को ध्यान में भी रख के बात की जाती है और प्रत्येक बच्चे को भी ध्यान में रख के बात की जाती है। किसी भी कक्षा में, यानी कोई भी बाल केंद्रित कक्षा होती है, उसमें बच्चे जो है व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे क्षेत्र के ज्ञान के साथ में जोड़ सकें। इससे किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है, यानी एक टीचर है वो कि अपने शिक्षार्थियों को हमेशा एक इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र का ज्ञान दूसरे विषय क्षेत्र में जोड़ सकें, ठीक है। तो इस टाइप, जैसे आपने क्या किया, हिंदी सीखी और इंग्लिश सीखने में भी आपने हिंदी को अप्लाई कर दिया, ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ किया, ठीक है, इस टाइप से, यानी कि एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र में जोड़ के पढ़ा रही है, ठीक है, टीचर। तो इस टाइप, ये इसको, इस कॉन्सेप्ट से किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है पुनर्बलन, ठीक है, पुनर्बलन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। तीसरा कह रहा है वैयक्तिक विभिन्नताओं, और चौथा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी स्वायत्तता। यानी कि इसका देखिए, जो भी है एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान के साथ में जोड़ना, ठीक है। तो इसका क्या है, ज्ञान के सहसंबंध, यानी ज्ञान का आपस में संबंध। इस यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है आंसर भी हमें उसी टाइप का सर्च करना होता है, ठीक है। ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, यानी कि एक का ट्रांसफर, एक ज्ञान का, जो भी एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र में अगर हम ट्रांसफर करते हैं, यानी कि स्थानांतरित करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ज्ञान के सहसंबंध, यानी ज्ञान का एक दूसरे के साथ में संबंध बताना और उसका अंतरण करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, सृजनात्मकता यानी कि आप कुछ भी सृजन करते हैं, कुछ भी अपने मन से, कुछ अगर बाई चांस आपको बोलने के लिए बोल दिया जाए तो आप अपने मन से ढेर सारी व्याख्या कर दें। हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट दिया और आपने उस चीज़ का बहुत सारे शब्दों में बखान कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, सृजनात्मकता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है मॉडलिंग, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अनुकरण, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अभिसारी चिंतन, और चौथा ऑप्शन कह रहा है अपसारी चिंतन, ठीक है, अपसारी चिंतन। तो ध्यान दीजिएगा, जो सृजनात्मकता है, देखिए मॉडलिंग तो है नहीं, सिर्फ आप मॉडलिंग कर रहे हैं तो ये सृजनात्मकता का कोई गुण नहीं है। अनुकरण, आप किसी चीज़ को अनुकरण द्वारा किसी चीज़ को सीख रहे, किसी चीज़ को देख रहे हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ सीख रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, तो ये भी कोई सृजनात्मकता नहीं है, ठीक है। अभिसारी चिंतन यानी कि किसी भी एक पॉइंट पे पहुंचना, बहुत सारी चीज़ों से आपने एक निष्कर्ष निकाल लिया, ये क्या है, अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है
आपको मैंने एक टॉपिक दिया, आपने बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन कर दिया उसी से। तो आपने क्या किया, यानी हमने कहा कि एक चीज़ को डिफाइन करो और आपने उसी चीज़ को कई रूपों में विभाजित करके आपने बात बता दी। तो वो क्या हो गया, अपसारी चिंतन। यानी कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से क्या है, किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, ध्यान दीजिएगा, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, देखा होगा स्कूलों में विज्ञान की प्रदर्शनियां लगती हैं, कला की प्रदर्शनियां लगती हैं, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं तथा विद्यालय पत्रिका निकाली जाती हैं। ठीक है, ये किसके लिए है, यानी विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। ठीक है, बच्चों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। व्यवसाय यानी कि ऐसा क्या इस चीज़ के लिए हो रहा है कि विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कराना। ये सब तो छोटे लेवल पे भी होता है। ठीक है, और उस समय व्यवसाय से तो कोई मतलब नहीं होता है, उस समय बच्चे को ये नहीं पता, मीन्स व्यवसाय से रिलेटेड तो कोई बात नहीं होती है। नेक्स्ट है विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अपने विद्यालय के नाम को रोशन करना टारगेट नहीं है, बच्चे को कुछ बनाना है। ठीक है, बच्चे के लिए सब कुछ सेंटर में बच्चे को रखना, यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया जाता है। नेक्स्ट है अभिभावकों को संतुष्ट करना। ये बताइए कि यहाँ बच्चे को सिखाना है कि अभिभावकों को संतुष्ट करना, ये तो निगेटिव पॉइंट हो गया, ये भी निगेटिव पॉइंट हो गया। बी ऑप्शन देखिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। विभिन्न व्यवसायों को प्रशिक्षित करने से पहले बात होगी कि विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि किसी भी कला में निपुण बनाना है, किसी चीज़ से रिलेटेड, जैसे विज्ञान है, कला है, संगीत है, नृत्य है, यानी बच्चा बहुत सारे चीज़ों में रुचियां ले ले। ठीक है, इसमें यानी बच्चे के अंदर सृजन शक्ति का विकास हो, सृजनात्मकता का विकास हो। तो ये शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है। ठीक है, बच्चों को समूह में बातें करवाती है, समूह में चर्चा करवाती हैं, परियोजनाएं समूह में बनवाती हैं। ठीक है, तो ये किस बात को उजागर करता है। पहला है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ठीक है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। नेक्स्ट ऑप्शन है कि मनोरंजन द्वारा अधिगम, यानी कि बच्चों का क्या मनोरंजन द्वारा सिखाना उनका ही टारगेट है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा निर्देशित अधिगम, भाषा को निर्देश करने के लिए सिखाना। और चौथा ऑप्शन कह रहा प्रतियोगिता आधारित अधिगम। ठीक है, क्या वहाँ पे प्रतियोगिता कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अच्छा बताइए, बच्चों को सामूहिक रूप से गतिविधि क्यों कराई जाती है, ताकि बच्चे के अंदर सामाजिकता का विकास हो, एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे को जाने। तो ये यहाँ पे टारगेट क्या है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ठीक है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी है। यहाँ आनुवांशिकता संबंधी पूछा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आनुवांशिकता से किसका रिलेशन है, आंखों का रंग। ठीक है, और बी ऑप्शन कह रहा सामाजिक गतिविधि में भागीदारिता। अगर आप सामाजिक गतिविधि में भागीदारी हैं तो क्या ये आपको आनुवांशिकता का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। और अगर आप समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति रखते हैं तो क्या ये आपके जेनेटिक इफेक्ट का प्रभाव है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। और चिंतन पैटर्न, अगर आप जिस तरह के माता पिता आपके माता पिता सोचते हैं, क्या उसी टाइप से आप भी सोचते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये आनुवांशिकता से केवल कौन सा संबंध है, आंखों का रंग। देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, उनकी जो आंखों की पुतली का रंग जो होता है वो अगर ब्राउन है तो ब्राउनिश कलर बच्चे के अंदर भी ब्राउन कलर
की आंखें होने की संभावनाएं पाई जाती हैं, ब्लूइश आंखें हैं, ठीक है। तो ये जेनेटिक इफेक्ट, आंखों का रंग तो जेनेटिक इफेक्ट है, लेकिन सामाजिक गतिविधि में भागीदारिता, इससे कोई मतलब नहीं है कि सामाजिक गतिविधि में भागीदारिता अगर आपके अंदर है तो कोई जरूरी नहीं कि वो आपके जेनेटिक इफेक्ट का कारण हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि एक पॉलिटिशियन, कोई पर्सन पॉलिटिशियन है, उसके जो बच्चा होगा वो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो देखिए सारे पॉलिटिशियन के बच्चे से पॉलिटिशियंस ही बनेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ऐसा भी नहीं है कि जो समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति जो अभिवृत्ति होती है वो जेनेटिक इफेक्ट होता है। चिंतन पैटर्न, जैसा आपके मम्मी पापा सोचते हैं क्या आप भी वैसा ही सोचते हैं, आप अपने आप को रख के देखिए। तो ये क्या है, जेनेटिक इफेक्ट का जो प्रभाव है वो आंखों के रंग पे दिखाई देता है, लेकिन और चीज़ों में नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ में सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह, ठीक है, तो वह, ध्यान दीजिएगा, इसके ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा कि एक शिक्षिका है जो कि दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ में सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। अच्छा बताइए, यहाँ पे जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें क्या ये पॉइंट हम पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में कि आपको हर टाइप के बच्चों को पे ध्यान देना है, ठीक है, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हों, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे हों, चाहे वो मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे हों, ठीक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से, किसी टाइप के भी बच्चे होंगे, आपको क्या करना है, समावेशी शिक्षा पे ध्यान देना है, ठीक है, सबको एक स्तर पे पढ़ाना है। और यहाँ पे बात हो रही सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, तो ऐसा टीचर क्यों करेगी, ऐसा तो ये तो निगेटिव पॉइंट हो गया, इसलिए ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यही तो ये लाइन कह रही है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को सामान्य बच्चों के साथ में अगर वो गतिविधि करके शामिल कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो यानी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार वो कार्य कर रही हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सभी विद्यार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए मदद कर रही हैं। सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही हैं, ऐसा नहीं है। सहानुभूति विकसित करने में मदद करने से पहले इस पॉइंट पे आना है कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर सामान्य संभवतः तनाव बढ़ा रही हैं, ये तो निगेटिव पॉइंट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती हैं क्योंकि। अच्छा बताइए, आप खुद सोचिए कि एक शिक्षिका हैं, अपने शिक्षण में श्रव्य और दृश्य, ठीक है, कोई दृश्य और श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का, ठीक है, बहुत सारी टीचर होती हैं एक्शन करके पढ़ाती हैं, ठीक है, एक्टिविटी करके पढ़ाती हैं, तो वो ऐसा क्यों करती हैं, वे शिक्षक को आराम देते हैं, यानी कि यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया गया है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पे बल नहीं दिया गया कि आपको शिक्षक को आराम देना है, आपको बच्चों को सिखाना है। शिक्षक को आराम देने के लिए यहाँ पे कोई भी बात नहीं कही जाएगी, निगेटिव पॉइंट है। वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ठीक है, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, शिक्षार्थियों को बहुत सारे वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि इनमें अधिकतम इंद्रियों को उपयोग सीखने को संवर्धित करता है, यानी कि अधिकतम इंद्रियों को उपयोग सीखने में संवर्धित करता है। अच्छा बताइए, आपका टारगेट है बच्चे को अधिक से अधिक सिखाना, और जहाँ पे भी ये लाइन मिलेगी कि इंद्रियों द्वारा या कुछ ऐसी एक्टिविटी द्वारा आप बच्चों को अधिक से अधिक सिखा रहे हैं, सीखने में यानी कि कुछ भी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनमें से अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो जहाँ पे भी संवर्धन हो रहा है पढ़ाई को लेके या सीखने को लेके जहाँ पे भी
संवर्धन हो रहा है, बच्चे को अधिक से अधिक सिखाना है, ठीक है, शिक्षित करना है, बच्चे को अधिक से अधिक सिखाना है, तो यहाँ पे किस टाइप से आप ज़्यादा बच्चों को सिखा सकते हैं इस पे ध्यान दिया गया है। और ऐसा करना है, सिखाना ऐसे है कि बच्चे को बिल्कुल रटाया ना जाए, बच्चे को खेल के माध्यम से सिखाया जाए, खेल खेल में सिखाया जाए, क्रियाकलाप द्वारा सिखाया जाए, ठीक है। और आपको एक पूर्व ज्ञान से विषय वस्तु को जोड़ के नई चीज़ सिखानी है, इंटरेस्ट के साथ सिखानी है, बच्चों को आनंद आए इस टाइप से सिखाना है। तो यानी कि अगर आप इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चों के ज्ञान में संवर्धन कर रहे हैं तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए इसका देखिए इस लाइन से कनेक्शन भी है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और सहायक गतिविधियों का प्रयोग करती है तो इनमें से अधिकतम इंद्रियों को उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। यानी कि बच्चा क्या कर रहा है कि अपनी कक्षा में यानी जो उसके समकक्ष बच्चे हैं उनके साथ में आक्रामक व्यवहार कर रहा है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, ठीक है, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं स्कूल के उसको नहीं मानता है। तो इस शिक्षार्थी को सहायता की आवश्यकता है। क्या सहायता करनी चाहिए इस बच्चे की? भावात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र में या मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। तो बताइए बच्चे के भावों को जो भी भावुक क्षेत्र है, ठीक है, जो भी भावात्मक क्षेत्र है, आपको बच्चे को आपके क्या करना है, भावात्मक क्षेत्र में बच्चे को सहायता करनी चाहिए। उच्च स्तरीय चिंतन, अगर आपने बहुत ज़्यादा उसको चिंतन मनन करा दिया तो बच्चा डिप्रेशन में आ सकता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में, ठीक है, आप संज्ञानात्मक क्षेत्र से पहले आपको भावात्मक क्षेत्र में से बच्चे को भावात्मक रूप से आपको समझाना होगा, बच्चे की सहायता करनी होगी, ठीक है, भावों को समझना होगा कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। बच्चा अगर इतना चिड़चिड़ा है तो उसको प्यार से उसको बहुत ही भावात्मक रूप से समझाना होगा। मनोगत्यात्मक क्षेत्र, ये भी आंसर सही नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो भावात्मक क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आपने देखा कि हमने जो 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बहुत ही सिंपल हैं, उनको बहुत ही बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है। और ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जो कि कुछ अलग हो, एक दूसरे से ही कनेक्शन देखने को मिलता है। और पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही ईजी आते हैं, कोई टफ नहीं आता है। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस अब की बार भी मिलेंगे देखने को। तो आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास मेरी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।